हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म में। हमारी पंचायती राज के एमसीक्यू सीरीज में आज एक टॉपिक देखेंगे। इसका नाम है अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा। एक पहले वीडियो देखे थे जिसमें ग्राम सभा के बारे में बात किए थे, जो साधारण स्थान पर जो ग्राम सभा रहेगी उसके बारे में बात किए थे। परंतु यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों में जो ग्राम सभा रहेगी उनके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या क्या अनुसूचित जनजातियों और जातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति और क्षेत्रों के लिए भारतीय संविधान में एक विशेष अनुसूची रखा गया है जो 5वीं अनुसूची कहलाता है। आप सभी को मालूम होगा, जिसमें अनुच्छेद 244 के अंतर्गत ये सबको जो अभी क्वेश्चन करेंगे वो रखा गया है। ठीक, इसको ध्यान में रखते हुए आप प्रश्न हल कीजिएगा। चलिए तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? ए, ग्राम पंचायत का सरपंच, बी, ग्राम पंचायत का उप सरपंच, सी, ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति व्यक्ति, डी, ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, ई, एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, एफ, सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या होगा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में? तो पहले थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ मैं। ग्राम सभा में, ग्राम सभा जो साधारण जगह के होते थे उसमें अध्यक्षता कौन करता था? तो सरपंच करता था। अगर सरपंच अनुपस्थित है तो अध्यक्षता कौन करता था? उप सरपंच करता था। और अगर उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो क्या होता था कि अपने बीच से कोई भी व्यक्ति जो वहाँ उपस्थित हो उसमें से निर्वाचन करते थे और उसको उस बैठक के लिए अध्यक्ष चुन लेते थे। ठीक, यहाँ अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर पंचायत के कोई भी सदस्य अध्यक्षता नहीं करेंगे। यहाँ पर ग्राम सभा हर समय वहाँ पर जो उपस्थित हैं उसमें से अपने बीच से एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होता है, जिसमें सी, डी और ई सही होगा। सी क्या है? ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति व्यक्ति। ठीक, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा में ध्यान रखिएगा जो अध्यक्ष रहेंगे वो अनुसूचित जनजाति के ही होंगे। ठीक है। दूसरा, ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो। जाहिर सी बात है, उस समय उपस्थित होगा तभी अध्यक्षता कर पाएगा। ठीक, और क्या रहेगा? एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं? सरपंच, पंच और उप सरपंच। ठीक, जो पंच ही मिलकर बनते हैं। ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होना चाहिए। ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो। एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य पंच नहीं है। ठीक, यहाँ पर सरपंच, उप सरपंच एवं पंच कभी भी अध्यक्षता नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी उप सरपंच, ऑप्शन सी ग्राम सभा द्वारा तत्सम निर्वाचित व्यक्ति, ऑप्शन डी ग्राम सचिव और ऑप्शन ई सर्वाधिक वरिष्ठ नागरिक। तो अभी थोड़ी देर पहले किए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम निर्वाचित व्यक्ति। अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? फिर से वही प्रश्न, तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के विषय में सही क्या है? पहला, प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी। दूसरा, प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं। तीसरा, ग्राम सभा में गढ़पूर्ति कुल सदस्यों के 1/3 से होती है। चौथा, ग्राम सभा की गढ़पूर्ति कुल सदस्यों के 1/4 से होती है। पांचवा, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। छठवां, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता। ठीक, तो इसमें ध्यान रखिएगा अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के बारे में पूछा है ना, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। मतलब कौन सा सही है? दूसरा, तीसरा और छठवां। दूसरा क्या बोल रहा है? प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती है। ठीक, धारा 129 ख इसमें बताया गया है कि एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। उसके बाद तीसरा बोला है ग्राम सभा की गढ़पूर्ति कुल सदस्यों के
1/3 से होती है। ध्यान रखिएगा। कल जो पिछला वीडियो था उसमें हम ग्राम सभा के बारे में देखे थे। उसमें क्या था कि गणपूर्ति कितना होना चाहिए, 1/10, और महिला कितने होने चाहिए उसमें, 1/3। लेकिन अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/3 होती है और महिलाएं भी 1/3 ही होंगी। ठीक है, जितनी भी वहां पर जनसंख्या होगी उसकी। अगला है छठवां, ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/3 होगी। ठीक है, और ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता। तो कौन करता है अनुसूचित क्षेत्रों में? अपने बीच से ही अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, ये वही चीज बताया गया है कि गणपूर्ति किसमें, अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 होगा और साधारण क्षेत्र में 1/10 होगा। विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? पहला सरपंच, दूसरा उप सरपंच, तीसरा ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, चौथा ऐसे व्यक्ति जो अजजा यानी अनुसूचित जनजाति संवर्ग के हों, पांचवा ऐसे व्यक्ति जो अजा अनुसूचित जाति संवर्ग के हों, छठवां ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो, और सातवां ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य हो। ठीक, तो पहले अभी किए थे हम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तीसरा, चौथा और छठवां। तीसरा मतलब ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति संवर्ग का होगा, और ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, एक अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका भी सही आंसर आप जान लेंगे। ए सरपंच, बी सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, सी ग्राम सभा का वरिष्ठतम सदस्य, और ये डी है ना ऑप्शन, ग्राम सभा द्वारा तत्सम निर्वाचित व्यक्ति। तो क्या होना चाहिए, ग्राम सभा द्वारा तत्सम निर्वाचित व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन डी है ना, यहाँ पर बी लिखा गया है, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों के चुनाव, ऑप्शन सी एक नए राज्य का गठन, और ऑप्शन डी नगर पालिकाओं के चुनाव। तो थोड़ी देर पहले ही बताया था, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? ऑप्शन ए लघु जलाशयों की योजना बनाना, ऑप्शन बी समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन सी जनजाति उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, और ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। ग्राम सभा के बारे में अनुसूचित क्षेत्रों का जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है, उसमें अध्याय 14 का, ठीक, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध बताया गया है, जिसमें 129 जो धारा है, 129 का से लेकर 129 च, मतलब टोटल 6 धारा बताई गई है, जिसमें से 129 ग मतलब तीसरा, 129 की उपधारा तीसरा में क्या बताया गया है, ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक, तो यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा एवं कार्य की अनुसूचियाँ किस में बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा 129 ग में। ठीक है, और ये सभी चारों कार्य किसके आते हैं, इनकी शक्तियों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जिला पंचायत की शक्ति बात की है ना, ध्यान रखिएगा। और 129 ग क्या बता रहा है, ग्राम सभा की शक्तियों को। ठीक, और यहाँ पर 129 च
ये जनपद और जिला पंचायत की शक्ति बात कर रहे हैं, ठीक। तो ग्राम सभा की शक्ति 129 ग में है और जिला पंचायत और जनपद पंचायत की शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 129 च में है, ठीक। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में आरक्षण के विषय में सही क्या है? पहला, आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। दूसरा, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 50% से अधिक होता है। तीसरा, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 50% से कम नहीं होता है। चौथा, सरपंचों के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। पांचवा, जनपद और जिला पंचायतों में अध्यक्ष के आधे स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। छठवां, जनपद और जिला पंचायतों में अध्यक्ष के सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। तो अभी आरक्षण विशेष मुद्दा है क्योंकि छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो 2024 संशोधन आरक्षण को ही लेकर की है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है उसमें एक संशोधन कर रहे हैं 2024 में जिसमें आरक्षण की बात करता है। तो ये आरक्षण क्या कहता है कि अगर जनसंख्या एससी और एसटी के मिलते हैं हमको, ठीक, एससी और एसटी के ट्राइबल की जनसंख्या मिलती है तो उनका आरक्षण 50% होगा। यदि 50% नहीं मिलता तब हम वापस आरक्षण कितना को देंगे, ओबीसी को देंगे। और ओबीसी को कितना परसेंट देंगे, तो शेष भाग। जैसे एससी एसटी की जनसंख्या के हमें 30% आरक्षण मिलता है तो शेष जो 20% बचा हुआ है वो किसे देंगे, हम ओबीसी को देंगे, ठीक। इसको और विशेष एक पूरा अगर संशोधन आ जाता है उसके बाद मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक। अभी ध्यान रखिएगा कि अभी जो नया आरक्षण संशोधन 2024 है उसमें क्या किया गया है, एससी एसटी को 50% तो मिलेगा, अगर उनको 50% नहीं मिलता तो शेष जितना भी बचता है 50% करने के लिए वो ओबीसी को दिया जाएगा, ठीक। इससे पहले संविधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में यह था कि ओबीसी को 25%, अगर एससी एसटी को नहीं मिलता तो ओबीसी को सिर्फ 25% दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर एससी एसटी के 20% है तो 30% ओबीसी को दिया जाएगा, अगर एसटी एसटी के 40% है तो 10% ओबीसी को दिया जाएगा। ये प्रावधान अपडेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है पंचायतों के आरक्षण में सही क्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 3, 4 और 6 सही है। पहला, आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, बिल्कुल सही है, जो अभी भी 2024 के संशोधन में भी है, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 50% से कम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर 50% से कम नहीं होगा, लेकिन जनसंख्या ही नहीं है तब क्या होगा, तब कम हो सकता है और शेष जो बचेगा उसको ओबीसी को दिया जाएगा, ठीक है। सरपंचों के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पर सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, ये तीनों क्या होंगे, जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए ही रिजर्व रहेंगे, ठीक है। जैसे अभी ग्राम सभा में देखें ना, हम ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपस में ही चुन कर करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, अजजा का होना चाहिए। सेम वैसे ही जनपद, जिला और ग्राम पंचायत में जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच, जनपद पंचायत में अध्यक्ष और जिला पंचायत में अध्यक्ष, ये भी अनुसूचित जनजाति के लिए ही रिजर्व रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनपद और जिला पंचायत में अध्यक्ष के सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों की गढ़ पूर्ति में महिलाओं का प्रतिशत कुल सदस्यों का कम से कम कितना होता है? ए 1/2 भाग, बी 1/5 भाग, सी 1/10 और डी 1/3, ठीक। तो बताया था छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 129 ख क्या है, तो ये अध्याय 14 क के अंतर्गत आता है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विशिष्ट उपबंध है, जिसमें ख ग्राम सभा तथा ग्राम सभा का गठन बताता है, ठीक है। पहले भी बताया था ए मतलब 129 ए क्या हो जाएगा, सभी के लिए, तो सभी के लिए क्या होती है, ग्राम सभाएं होती है। बी क्या है, बोर्ड का डायरेक्शन करना, गठन करना। सी क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी शक्ति हो जाएगा किसकी, ग्राम सभा की। और डी क्या हो जाएगा, तो ग्राम पंचायत के कार्य हो जाएंगे। ई क्या होगा, तो स्थानों का आरक्षण होगा।
और एफ क्या होगा, जनपद और जिला पंचायत की शक्तियाँ। ठीक, इसको बार बार रिकॉल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको यहीं पर एमसीक्यू बनाते बनाते ही ये पूरे टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1/3। चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अगर साधारण क्षेत्र की बात करें तो ग्राम सभा में महिलाओं का प्रतिशत तो 1/3 होता है, लेकिन गढ़पूर्ति कितना होगा, 1/10। और वहीं पर अनुसूचित क्षेत्रों में क्या होगा, तो गढ़पूर्ति होगा 1/3 और उसमें महिलाएं भी होंगी 1/3। ठीक, अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1। ठीक, तो ये पहले भी पता है अपने को, ग्राम सभा में टोटल 6 बैठकें होती है, हर 3 महीने में एक एक बैठक होंगी। डेट अपन याद किए थे क्या क्या, तो 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर। ठीक है, और 2 जून माह में और अगस्त माह में सुझाई गई कोई सी भी तिथि। ठीक है, अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायतों की ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। सेम क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर आप बता देंगे, क्या हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति का सदस्य। ठीक, अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14A किससे संबंधित है। ए, निर्वाचन का संचालन, बी, पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मेलन की प्रक्रिया, ऑप्शन सी, पंचायतों की निधि और उसकी संपत्ति, ऑप्शन डी, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। तो ये बार बार बता रहा हूं मैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारा है। ठीक, यहाँ पर क्या बोला है, ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्यों के बारे में। तो ए, धारा 129, बी, धारा 129 का, सी, धारा 129 ख और डी, धारा 129 ग। तो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या हो जाएगा, 129 ग, डी। किसकी शक्तियों के बारे में बताया है, ग्राम सभा की शक्तियों एवं कृत्यों के बारे में क्या बताया है, 129 ग। लेकिन जनपद और जिला पंचायत की शक्तियों के बारे में कौन सा बताया है, तो एक तो 129 च। ठीक है, अगला प्रश्न। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि उचित स्तर पर पंचायतों और ग्राम सभा के पास का स्वामित्व है। ए, कृषि भूमि, बी, लघु वनोपज, सी, गांव के बाजार, डी, गांव का पशुधन। ठीक, तो पंचायत जो अनुसूचित क्षेत्रों में है उसको एक विशेष प्रावधान दिया गया है कि इस क्षेत्र की चीज़ों को आप ही हमेशा संभालेंगे। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लघु वनोपज। ध्यान रखिएगा, इसको याद करने के लिए, अनुसूचित क्षेत्र मतलब जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं वे लोग क्या होते हैं, लघु वनोपज पर ही जीवित रहते हैं ना। जैसे जंगलों में जाएंगे तो झाड़ू बना लेंगे, लकड़ी की लाएंगे, पेड़ों से सल्फी और ये सब चीज़ों का जो पेय पदार्थ है उनके भोजन का, उसका ही व्यापार करके वो जीविकोपार्जन करते हैं। ठीक, तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत को एक विशेष प्रावधान दिया गया कि वो आप लघु वनोपज को आप अपने अंदर में रखेंगे। ठीक है, तो वो पंचायत क्या रखेगी, अपने पास स्वामित्व रखेगी, किसका, लघु वनोपज का ध्यान रखेगा। ठीक, तो यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा समझ आ गई। अब अगला टॉपिक करते हैं हम, पंचायतों की संरचना। ठीक, जिसमें हमारे पास त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। किसने बताया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने बताई थी। जिसमें त्रिस्तरीय छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा लागू है, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, तो इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न करते हैं, कितने प्रतिशत सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ए, 20%, बी, 25%, सी, 50%, डी, 100%। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि
ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? जनपद पंचायत होता है। और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जिला पंचायत होता है। तो बहुत सारे ग्राम या 2 या 5, मैक्सिमम 5 या 6 ग्राम ही होते हैं, लेकिन 2 या 2 से अधिक ग्राम मिलकर क्या बनाएंगे? जनपद पंचायत बनाएंगे। ये सब किस पर डिसाइड होता है? तो जनसंख्या पर डिसाइड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वैसे ही जनपद 3 या 4 जनपद मिलकर एक जिला का निर्माण करेंगे, जिसे जिला पंचायत कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत के सरपंच अपने अपर लेवल की कार्यवाही को देखने भी जा सकते हैं, क्योंकि उस अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ काम कराएंगे, ठीक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितने प्रतिशत सरपंच जनपद पंचायत में पदेन सदस्य होते हैं? तो कितने प्रतिशत होंगे? ऑप्शन ए 20%, ठीक। अगर मान लीजिए 5 ग्राम पंचायत तो मिलकर एक जनपद पंचायत बनाती है, तो हर वर्ष एक एक ग्राम पंचायत के सरपंच जनपद पंचायत के क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष क्या होंगे? जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? ए जिला पंचायत के सदस्य, बी जिला पंचायत के पदेन सदस्य, सी जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य और डी जिले के ग्रामीण मतदाता। तो जिला पंचायत का अध्यक्ष का निर्वाचन क्या होता है? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किसका किसका होता है? तो ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। वहीं पर उप सरपंच का निर्वाचन पंच अपने में से किसी एक को बनाते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनपद पंचायत में सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, और वहीं पर उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव सदस्य अपने बीच से मिलकर बनाएंगे, तो अप्रत्यक्ष होगा। जिला पंचायत में भी सेम, सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, परंतु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदस्य गण ही अपने में से मिलकर किसी एक को बनाएंगे, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जिला पंचायत का अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। और इसमें जैसे मनोनीत सदस्य जो होते हैं ना, जिला पंचायत के मनोनीत सदस्य कौन कौन होते हैं? तो सांसद और विधायक होंगे। जैसे जनपद में पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो सरपंच होंगे, और ये वोट नहीं डाल सकते, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जनपद पंचायतों के कितने प्रतिशत अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? ए 20%, बी 25%, सी 50%, डी 100% या सभी। तो इसका आंसर आप थोड़ी देर पहले ही मेरे मुंह से सुन लिए होंगे, तो इसका आंसर सही कर सकते हैं आप। क्या होंगे कि जनपद के सभी अध्यक्ष क्या होंगे? जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे, मतलब 100% या सभी। जितने भी जिला पंचायत के अंदर में जनपद पंचायत आएंगे, उनके अध्यक्ष अपने आप पदेन सदस्य बन जाएंगे उस जिला पंचायत के। अगला प्रश्न, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट दे सकता है? पहला, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, विधायक जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हों। तीसरा, सांसद जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हों। चौथा, जनपद पंचायत अध्यक्ष जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर्फ एक, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विधायक, सांसद और जनपद पंचायत के अध्यक्ष क्या होंगे? जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे, परंतु वो निर्वाचन के समय अध्यक्ष पद का निर्वाचन नहीं कर सकते, ठीक। सिर्फ जो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य होंगे वही जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, ठीक है। वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न, जिला पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही कौन सा है? ऑप्शन ए, न्यूनतम 15, अधिकतम 35। ऑप्शन बी, न्यूनतम 15, अधिकतम 40। ऑप्शन सी 10-35 और ऑप्शन डी 10-40, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला है? जिला पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या, यही सदस्य ही क्या होते हैं? वार्ड, क्योंकि हर वार्ड से एक सदस्य बनता है,
ठीक, तो अगर पूछेगा कि इसमें वार्ड और सदस्य तो दोनों सेम ही होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 और 35। मतलब जिला पंचायत में टोटल वार्ड कितने होंगे? तो मिनिमम 10 होंगे और मैक्सिमम 35 होंगे। तो सदस्य कितने होंगे? मिनिमम 10 और मैक्सिमम 35। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों में समानता क्या है? पहला, दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दूसरा, दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। तीसरा, दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। चौथा, दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसमें दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक, और दूसरा, दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? तो जो सदस्य ही रहेंगे वो अपने में से ही एक को अध्यक्ष बनाएंगे, एक को उपाध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है, और दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, मतलब इन पर अविश्वास प्रस्ताव कर कर इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा बातें। जनपद और जिला पंचायत में दोनों क्या होंगे? अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाएंगे। ठीक है, दोनों मूलतः सदस्य ही होंगे, है ना। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। जनपद पंचायत सदस्य न्यूनतम 5,000 जनसंख्या पर बनती है और जिला पंचायत जिला पंचायत 50,000 की जनसंख्या पर बनती है। ठीक, और ग्राम पंचायत 1,000 की जनसंख्या पर बनती है। इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न, स्थानीय शासन और विधायक निम्न में से किस निकाय के सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत या समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी नगर निगम और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ये पदेन सदस्य होंगे सांसद और विधायक किसके होते हैं? तो जिला परिषद, ऑप्शन सी जिला परिषद। हमारे यहाँ इसको क्या बोला जाता है? जिला पंचायत। ठीक है, हमारे यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है? पहला, मूलतः वह एक निर्वाचित पंच होता है। दूसरा, वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तीसरा, उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। चौथा, उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्याग पत्र दे देता है। पांचवा, पंच व उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 5। ठीक, तो पहला यह क्या होगा? मूलतः वह एक निर्वाचित पंच होता है, क्योंकि पंच आपस में ही मिलकर अपने में से एक को उप सरपंच बनाते हैं। ठीक है, वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ग्राम पंचायत के सदस्य यानी पंच। ठीक है, पांचवा, पंच व उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी हो जाती है, क्योंकि वो दो पद धारण करेगा, जैसे हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, राज्यसभा का क्या होंगे? पदेन सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति पद को भी धारण करते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा का एक सदस्य जिसका नाम उस जनपद के एक ग्राम की मतदाता सूची में है, वह पहला जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होगा। दूसरा, जनपद पंचायत की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। तीसरा, जनपद पंचायत की समस्त स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होगा। ध्यान रखिएगा ना, यहाँ पर जो भी आंसर लिया गया है वो प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, तो जिसके अकॉर्डिंग व्यापम या आयोग जो आंसर लिया गया है वही आंसर लिया गया है। इसमें और ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक, लेकिन वहाँ पर अगर पेपर में ये ऑप्शन है तो मैं उसी आंसर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक, ध्यान रखिएगा, बाकी बीच में जो समझा रहा हूँ उससे आप समझ जाइएगा कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? राज्यसभा का एक सदस्य जिसका नाम उस जनपद के एक ग्राम की मतदाता सूची में है, वह
क्या होगा, तो राज्यसभा को जो रहेगा वो सिर्फ जिला पंचायत के लिए पदेन सदस्य होता है ना कि जनपद पंचायत के लिए या ग्राम पंचायत के लिए। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि एक ग्राम की मतदाता सूची में अगर वो संबंधित है तो वो जिला पंचायत के लिए पदेन सदस्य होता है, न कि ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज्य से प्रत्यक्षता संबद्ध है? ए उपखंड अधिकारी, बी तहसीलदार, सी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डी संभागीय आयुक्त, ई इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है? ए कलेक्टर को, बी जिला पंचायतों को, सी जनपद पंचायतों को और डी राज्य शासन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिला पंचायतों को, क्योंकि ग्रामीण निर्माण योजना किसके अंतर्गत आता है? तो जिला पंचायत के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की पंचायत प्रणाली की 3 स्तरों में से एक नहीं है? ए राज पंचायत, बी जनपद पंचायत, सी जिला पंचायत, डी ग्राम पंचायत। तो इसका इजी आंसर बता देंगे आप। बिल्कुल सही, पहला राज पंचायत नहीं आएगा। अगला प्रश्न, वार्डों के विभाजन और कई वार्डों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, जहां जनसंख्या 1000 से अधिक है वहां वार्ड की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी, और जहां तक हो सकता है प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या एक समान होगी। बी, एक योग्य व्यक्ति दिए गए ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिकतम 3 वार्डों से चुनाव लड़ सकता है। सी, हर वार्ड में एक सदस्य होगा। और डी, प्रत्येक ग्राम पंचायत को कलेक्टर द्वारा तय किए अनुसार वार्डों में विभाजित किया जाएगा, लेकिन जो 10 से कम नहीं होंगे। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो असत्य है। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत की बात करता है तो ग्राम पंचायत में मैं बताया था मैक्सिमम संख्या कितना लेना चाहिए हमको? 1000। ठीक, और उस पर मिनिमम 10 वार्ड होते हैं और मैक्सिमम 20 वार्ड होते हैं, जिस पर कलेक्टर की जवाबदारी होती है कि इसको समान जनसंख्या पर बांटे। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति एक क्या मतलब कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक वार्डों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, उसको एक ही वार्ड पर चुनाव लड़ना होगा। और वो क्या कर सकता है? सरपंच का चुनाव के साथ साथ पंच का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 2 जगह से पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब जो असत्य है वो बी होगा। एक योग्य व्यक्ति दिए गए ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिकतम 3 वार्डों में चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रत्येक खाली स्थान के लिए एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए शहर, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी विकासखंड और ऑप्शन डी जिला। तो यार सबको ये मालूम है क्या होगा? ऑप्शन सी विकासखंड। अगला प्रश्न, जिला पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, राज्य सरकार न्यूनतम 10 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ एक जिला पंचायत का गठन कर। बी, राज्य सरकार अधिकतम 35 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ एक जिला पंचायत का गठन करेगी। सी, जहां तक हो सकता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 50,000 रखी जाएगी। डी, राज्य सरकार न्यूनतम 15 और अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ एक जिला पंचायत का गठन करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य नहीं है तो ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर कितना होते हैं जिला पंचायत में? 15 से 35। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जनपद पंचायत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, 5000 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत सदस्य होगा। ऑप्शन बी, 12,500 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत सदस्य होना चाहिए।
सी, प्रत्येक जनपद पंचायत में अधिकतम 25 सदस्य होंगे। डी, प्रत्येक जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी। ठीक, 12,500 की आबादी पर एक जनपद पंचायत सदस्य होना चाहिए, क्योंकि 5,000 पर एक जनपद सदस्य होना चाहिए और अधिकतम संख्या 25 होगा, मिनिमम संख्या 10 होगा। जिला पंचायत में मिनिमम संख्या 10 ही होगा, लेकिन मैक्सिमम संख्या 35 होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मिनिमम, हाँ ठीक, मिनिमम संख्या 10 होगा और मैक्सिमम संख्या 35 होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितनी जनपद पंचायतें हैं? ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 148, ऑप्शन सी 150 और ऑप्शन डी 146। ध्यान रखिएगा ये 2019 के इसमें है, लेकिन अभी भी जो साइड है उसमें इतना ही बता रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 146। तो अभी भी साइड पे इतना ही बता रहा है, लेकिन ये बढ़ गया है। तो अभी जो चुनाव होगा उस पर एक नया डाटा आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता? ऑप्शन ए संसद सदस्य, ऑप्शन बी विधानमंडल का सदस्य, ऑप्शन सॉरी ये 1 2 3 है, तीसरा सहकारी समिति का सभापति, चौथा सहकारी समिति का उपसभापति और पांचवा सहकारी समिति का सदस्य। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो संसद सदस्य ऑलरेडी बड़े पद पर है, तो वो छोटा पद क्यों लड़ेगा? ठीक है, विधानमंडल का सदस्य मतलब विधायक है, तो वो क्यों लड़ेगा? सहकारी समिति का सभापति है, तो वो क्यों लड़ेगा? ठीक है, और सहकारी समिति का उपसभापति नहीं लड़ सकता। लेकिन सहकारी समिति जो नॉर्मल समिति रहती है ना हमारी सहकारिता के लिए, वो समिति के सदस्य क्या कर सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में मेल खाता है? ए ग्राम पंचायत, बी जनपद पंचायत, सी तहसीलों के लिए और डी जिला पंचायत। तो इनका निर्माणाधीन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? जनपद पंचायत ब्लॉक में है, ग्राम पंचायत ग्राम में होता है, तहसीलों के लिए कोई पंचायत की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं की गई है, मतलब भारतीय संविधान में तहसीलों के लिए कोई पंचायत की बात नहीं है, और जिला पंचायत जिला के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ एक खालिस्तान पंचायत प्रणाली संचालित करता है। ए 2 स्तरीय, बी 3 स्तरीय, सी एकल स्तरीय, डी 4 स्तरीय। तो ये भारतीय संविधान के अनुसार छत्तीसगढ़ भी यहाँ पर 3 पंचायत की बात करता है, जो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाया था। ठीक है, 3 स्तरीय पंचायत की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में सत्य है? ए प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित की गई है, बी ग्राम पंचायत में सरपंच चुने हुए पंचों द्वारा नामजात होता है, सी ग्राम पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, डी ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों में से किया जाता है, और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक, तो उप सरपंच का चुनाव कौन करता है? अपने में से चुनते हैं सभी पंच। अगला प्रश्न, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है? ए राज्यपाल, बी राज्य चुनाव आयोग, सी संभागीय आयुक्त, डी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ये पीएससी प्री में 2016 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राज्यपाल। ठीक, तो खंड यानी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर किसको जवाबदारी है? राज्यपाल को, और ग्राम स्तर पर कलेक्टर। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? ऑप्शन मतलब पहला दिया हुआ है, ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। दूसरा, ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा, जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है।
लॉट मतलब वापस लॉटरी सिस्टम जो बोलते हैं ना, वो है कि सभी को लगा दिया और किसी एक बच्चे को या किसी को भी बुलाकर अपन चेक करते हैं, ठीक, कि किसका नाम है। अगला, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं। तो क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 6। मतलब ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको ग्राम पंचायत में 15 पंचों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से करना पड़ेगा, ठीक है। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, जब 5 पंच नामित होते ही नहीं तो जनपद पंचायत भी नहीं कर सकता, ठीक है। और पंचों का निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय लिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेंगे और मतदान कर सकेंगे, बैठक में भाग लेंगे परंतु मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? ऑप्शन ए, सक्षम अधिकारी द्वारा नामित एक पंच। ऑप्शन बी, तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच। ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का वरिष्ठतम पंच। और ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत का एक महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पंच, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच। अगर सरपंच का चुनाव नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, पंच अपने में से ही एक पंच को बनाएंगे कि आप जब तक सरपंच का चुनाव नहीं होता आप वहाँ पर सरपंच के पद का कार्य संभालेंगे, ठीक। उप सरपंच ऑलरेडी रहता है तो उप सरपंच को ही कई बार पंच बना दिया जाता है, सॉरी सरपंच बना दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी, जनपद पंचायत। ऑप्शन सी, तहसील पंचायत। और ऑप्शन डी, जिला पंचायत। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो ये इजी प्रश्न है, हम बता लेंगे कि तहसील पंचायत नहीं है, ठीक। वही चीज़ ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत की अवधारणा छत्तीसगढ़ पंचायती राज में दी गई है। अगला प्रश्न, यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे देवे तो क्या होगा? ऑप्शन ए, उप सरपंच शेष अवधि के लिए सरपंच बन जाएगा। ऑप्शन बी, किसी पंच को सरपंच के पद पर निर्वाचित किया जाएगा। सी, प्रभारी सरपंच की नियुक्ति की जाएगी। ऑप्शन डी, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के संगठन के विषय में सही क्या है? पहला, निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से जो पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं निर्वाचित हुए हैं। तीसरा, राज्य विधानसभा के ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ता हो। चौथा, जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच। पांचवा, जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के 20% सरपंच। छठवां, जनपद पंचायत क्षेत्र से में स्थित लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जिसमें जनपद पंचायत में कौन कौन से विषय शामिल होंगे, तो निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित सदस्य, मतलब जितने वार्ड है उस पर निर्वाचित किए गए सदस्य होंगे। राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जो पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं, ठीक। मतलब वह एरिया जिस पर जनपद पंचायत का एरिया डिसाइड है, चाहे वो विधानसभा का अंशतः खंड हो या पूर्णतः खंड हो, ठीक है। और जनपद पंचायत के क्षेत्र स्थित जहां ग्राम पंचायतों के 20% सरपंच, जो पहले भी किए हैं लोग, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से सही क्या है? पहला, 20% सरपंच एक वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। दूसरा, जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तीसरा, जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समितियों के पदेन सदस्य होते हैं। चौथा,
राज्यसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। 5वां, राज्य विधानसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। 6वां, जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 1, 5, 6। मतलब 20% सरपंच 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, जैसे 5 ग्राम पंचायत आते हैं जनपद पंचायत के क्षेत्र में, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के हर एक सरपंच हर 1 वर्ष के लिए पदेन सदस्य होगा। ठीक, ये चक्रीय क्रम में चलता है। राज्य विधानसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक, और सांसद भी जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। अगला, जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। और जनपद पंचायत में ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी जनपद पंचायत उस जिला पंचायत के अंतर्गत आएंगे वो सभी क्या होंगे? जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, वैध क्या नहीं है? ऑप्शन ए, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। ऑप्शन बी, एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। तीसरा, एक राज्यसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। और ऑप्शन डी, एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है। तो वैध क्या नहीं है? अब विधायक है, विधायक क्या है? बड़े एरिया पे रहता है तो वो अपना प्रतिनिधि नामित कर सकता है। लोकसभा का सदस्य मतलब सांसद, वो भी बड़े स्तर पर रहता है तो छोटे छोटे स्तरों के लिए वो प्रतिनिधि नामित कर सकता है। सेम राज्यसभा का भी सांसद बैठकों में जाने के लिए एक प्रतिनिधि नामित कर सकता है। लेकिन अगर महिला सरपंच बन जाती है तो उसके पति या फिर कोई और उससे रिलेटिव उस बैठक में भाग लेने के लिए नामित नहीं हो सकते। तो ऑप्शन डी। ठीक है, सही। अगला प्रश्न, जिला पंचायत की रचना के संबंध में क्या सही है? जिला पंचायत की रचना के बारे में बताता है। ठीक है, तो पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, पहला, जिले में मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। दूसरा, जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य। तीसरा, जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है। चौथा, विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित है। पांचवा, विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित है और जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है। छठवां, जिले के जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष। और सातवां, जिले के जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3, 5 और 6 संबंध रखते हैं। जिला पंचायत का गठन जब होता है या इसकी रचना करते हैं, मतलब संगठन बनता है, तब जिले में मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य इस पर शामिल होंगे। जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह नगरीय क्षेत्र नहीं आता, मतलब कुछ अंशतः या फिर पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र, यानी जहाँ पर जिला पंचायत का गठन हुआ है वहाँ आता हो। ठीक है, अगला, विधानसभा के सदस्य भी सेम नगरीय क्षेत्र के ना होकर उस जिला पंचायत के अंतर्गत आते हों तो विधानसभा सदस्य भी उनके क्या हो जाएंगे? सदस्य, जो उसको पदेन सदस्य कहते हैं। ठीक, और जिला के जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष क्या कहलाएंगे? जिला पंचायत के पदेन सदस्य। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं पर सो दिया हुआ है कि जिला पंचायत में कौन कौन से पदेन सदस्य हो सकते हैं। तो निर्वाचित सदस्य तो होंगे ही। ठीक, कहाँ के? जिला पंचायत के। ठीक, और लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के वे मतदाता सूची के नामित व्यक्ति जो अंशतः या पूर्णतः उस जिला पंचायत के या जनपद पंचायत के क्षेत्र में आते हों। ठीक है,
यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर एक क्षेत्र है, मान लीजिए ग्राम पंचायत का एक क्षेत्र है 2 किलोमीटर का, ठीक है, उसका जनपद पंचायत का क्षेत्र है 7 किलोमीटर का, फिर जिला पंचायत का क्षेत्र है 8 किलोमीटर का। इस क्षेत्र में अगर कोई विधानसभा क्षेत्र पड़ता है तो वो जिला पंचायत का क्या हो जाएगा, पदेन सदस्य हो जाएगा, चाहे वो राज्यसभा का हो या विधानसभा का। ठीक है, अगला प्रश्न, जिला पंचायत के गठन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य। दूसरा, लोकसभा के सभी सदस्य जिले से निर्वाचन किए जाते हैं। तीसरा, राज्यसभा के सभी सदस्य जिले से निर्वाचित किए जाते हैं। चौथा, जनपद पंचायतों के समस्त अध्यक्ष। पांचवा, विधानसभा के सभी सदस्य जिले से निर्वाचित किए जाते हैं। छठवां, जिले से निर्वाचित विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र न हो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, जो प्रश्न है 31वां, इसको उस प्रश्न के अकॉर्डिंग विलोपित कर दिया गया था, ठीक है, व्यापम द्वारा। और पीएससी द्वारा एक आंसर लिया गया था जिसको भी सर्वमान्य नहीं किया गया था, इसको कुल मिला के विलोपित किया गया था। ठीक, लेकिन यहाँ पर सही देखते हैं। ठीक, तो मतलब मैक्सिमम जैसे जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले में क्या होता है, तो निर्वाचित सदस्य होते ही हैं, ठीक है, और जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष होते हैं, और क्या होंगे, जिला से निर्वाचित विधानसभा। लेकिन क्या होगा, वहाँ पर उस क्षेत्र के अंतर्गत जिला पंचायत होना चाहिए, तभी क्या होंगे, जिला से निर्वाचित सदस्य या विधानसभा के या फिर राज्यसभा या लोकसभा के उस एरिया में आना चाहिए, तब जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको विलोपित कर दिया था पीएससी ने और व्यापम ने आंसर लिया था डी। ठीक है, अगला प्रश्न, जिला पंचायत में पदेन सदस्य कौन होते हैं? ठीक, तो सेम क्वेश्चन है, आप बताइए पढ़कर आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं। तीसरा, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, और समस्त जनपद पंचायत के अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत की रचना के विषय में सही क्या है? पहला, निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य। दूसरा, जनपद क्षेत्र में चुने गए समस्त विधायक। तीसरा, जनपद क्षेत्र में वे विधायक जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा, जनपद क्षेत्र के समस्त लोकसभा सदस्य। पांचवा, जनपद क्षेत्र के समस्त सरपंच। और छठवां, जनपद क्षेत्र के 1/5 भाग के सरपंच। ठीक है, तो जनपद पंचायत की रचना के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, निर्वाचन क्षेत्र में चुने गए सदस्य जिनसे मिलकर जनपद पंचायत बनता हो वो। ठीक है, और जनपद क्षेत्र से वे विधायक जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर विधायक है, उन अगर कोरबा विधानसभा क्षेत्र है और कोरबा विधानसभा में जो जनपद है, वहाँ के व्यक्ति जो उस जनपद के मतदाता सूची में है, वो व्यक्ति विधानसभा लड़ रहे हैं और विधानसभा जीत जाते हैं, तो वो नामित कहाँ के लिए पदेन सदस्य हो जाएंगे, उस जनपद के लिए भी। ठीक है, मतलब उसका एरिया जनपद या जिला पंचायत के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है, और आ जाएगा 1/5 सरपंच, यानी वही 20%। ठीक है, जनपद क्षेत्र में 20% सरपंच पदेन सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी संरचना बनाएंगे, आप मेरे को पंचायतों की संरचना का अनुच्छेद कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि कौन सा भारतीय संविधान में आर्टिकल है जिससे पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 9 के अंतर्गत आएगा। तो जनपद पंचायत की संरचना, निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित सदस्य,
ठीक है। विधायक जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जनपद पंचायत क्षेत्र के कुल सरपंचों का 1/5 सरपंच जो चक्रानुक्रम में, मतलब जिनको हमेशा चक्रानुक्रम, जैसे आज एक साल एक ग्राम पंचायत है तो उसके नियरेस्ट ग्राम पंचायत में अगले वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे, वो अगले वर्ष के लिए। ठीक है, ऐसा लाइन से चक्रानुक्रम में 1 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। ठीक है। और कौन सदस्य नहीं हो पाएंगे? जो लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और समस्त सरपंच नहीं हो पाएंगे। लेकिन विधानसभा के सदस्य हो पाएंगे कब? जब उनका एरिया आता हो। ठीक है, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जनपद पंचायत के विषय में सही क्या है? पहला, इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 15 से 30 हो सकती है। दूसरा, इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 10 से 25 हो सकती है। तीसरा, इसमें वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति सदस्य बनते हैं। इसमें 25% सरपंच पदेन सदस्य होते हैं। इसमें 20% सरपंच पदेन सदस्य होते हैं। छठवां, इसमें जिला पंचायत के कुल सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसकी संख्या न्यूनतम 10 और मैक्सिमम 25 होंगी। इसमें वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति सदस्य बनते हैं, और कितना परसेंट? सरपंच 20%। ठीक, तो यहाँ पर से नोट करके लिख लीजिएगा। ग्राम पंचायत में सदस्य संख्या होते हैं 10 से 20, न्यूनतम 10 मैक्सिमम 20। जनपद पंचायत में 10 से 25, न्यूनतम 10 मैक्सिमम 25। और जिला पंचायत में न्यूनतम 10 मैक्सिमम 35। ठीक है। अगला प्रश्न, एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है, उस जिले में जिला पंचायत की सदस्य संख्या क्या होगी, जबकि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है? ए 35, बी 80, सी 40 और डी 20। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 35, क्योंकि मैक्सिमम जिले में कितना होना चाहिए? तो 10 से 35, मैक्सिमम 35 सदस्य होने चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न, ये यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, पंचायतों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है? ग्राम पंचायत 10 से 20 सदस्य, ग्राम पंचायत 10 से 15 सदस्य, जनपद पंचायत 10 से 20 सदस्य, जनपद पंचायत 10 से 25 सदस्य, जिला पंचायत 10 से 35 सदस्य, जिला पंचायत 10 से 30 सदस्य। ठीक, तो थोड़ी देर पहले बताया, देखिए यहाँ पर लिस्ट। ग्राम पंचायत में न्यूनतम सदस्य संख्या 10, अधिकतम 20, यही वार्डों की संख्या होती है। दूसरा, जनपद पंचायत में न्यूनतम 10, अधिकतम 25। और तीसरा, जिला पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 35। तो इसका आप आंसर कर लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से सही क्या है? पहला, 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के सदस्य हो सकते हैं। दूसरा, 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के सदस्य नहीं हो सकते। तीसरा, 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं को पुनर्सदस्यता दी जा सकती है। छठवां, 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं को पुनर्सदस्यता नहीं दी जा सकती। सातवां, 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं चयन जनपद पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आठवां, 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं का चयन लॉर्ड द्वारा किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर सरपंच की बात की जा रही है, जो 20% कहाँ के पदेन सदस्य होते हैं? तो जनपद पंचायत की बात हो रही है। तो बताइए क्या सही होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब जहाँ पर 20% जनपद पंचायत के पदेन सदस्य तो होते हैं, परंतु क्या होंगे? वो स्थायी समिति के सदस्य नहीं होंगे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का
नहीं होगा। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 साल का। और ये क्या होते हैं? चक्रानुक्रम में होते हैं। पुनः सदस्यता दी जा सकती है। ठीक है, अगर 20 मतलब यहाँ पर 1 साल का होगा अगर कंप्लीट होता है। जैसे 5 ग्राम पंचायत आते हैं एक जनपद के अंदर, तो इनको पुनः सदस्यता नहीं दी जा सकती। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर 20% होता है और 5 साल का कार्यकाल होता है इनका, तो इनको पुनः सदस्यता नहीं दी जा सकती। ठीक, और 8वां क्या होगा? जो इनका चयन किस आधार पर होगा? तो चक्रानुक्रम तो होगा, लेकिन पहले किसको बनाया जाए? तो उसके लिए क्या करेंगे? लाड व्यवस्था का निर्वहन करेंगे। ठीक, लॉटरी द्वारा इनका चयन करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे, जनपद पंचायत की स्थायी समिति के सदस्य नहीं होंगे। इनका वर्ष कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का नहीं होगा। कार्यकाल के समाप्ति के पश्चात पुनर्सदस्यता नहीं दी जा सकती, और उन सरपंचों का चयन लॉट प्रक्रिया द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के अलावा कौन सदस्य होता है? ए नामांकित सदस्य, बी पदेन सदस्य, सी राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य, डी अल्पसंख्यक सदस्य, ई इनमें से कोई नहीं। तो कौन होते हैं? तो पदेन सदस्य। जनपद पंचायत में कौन कौन पदेन सदस्य होंगे? तो ग्राम पंचायत के 20% सरपंच। ठीक है, जिला पंचायत में कौन होंगे? तो जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष, विधानसभा, राज्यसभा एवं लोकसभा के प्रतिनिधित्व। ठीक, यहाँ वही चीज लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, उप सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? ए आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य न हो, बी ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, सी ऐसा आवेदक किसी को कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न हो, डी आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऐसा आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो। ठीक, ये योग्यता जरूरी नहीं है। तो कोऑपरेटिव का बताया था मैंने, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होना चाहिए, बाकी सदस्य लड़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने पर पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? ए उप सरपंच, बी पंचायत सचिव, सी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो पंचायत का विशेष सम्मेलन पंचायत सचिव बुलाएगा। ठीक है, सरपंच के बाद कौन बुलाता है? पंचायत सचिव। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत जनपद पंचायत के अधीनस्थ क्षेत्र में सरपंचों को 1 वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से, जैसा कि निर्धारित प्राधिकारी लॉट निकालकर निर्धारित कर सकते हैं। ए आधे, बी 1/4, सी 1/5, डी 1/10। बस यहाँ प्रश्न को घुमा दिया है, बाकी सेम पूछा गया है कि जनपद पंचायत में जो सरपंच रहते हैं वो कैसे जाते हैं? तो 1/5 यानी 20%। ठीक है, अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्था में कौन 2 पद धारण करता है? पहला सरपंच, दूसरा उप सरपंच पंच, तीसरा जनपद पंचायत का अध्यक्ष, और चौथा जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 पद कौन कौन करते हैं? तो उप सरपंच और पंच करता है क्योंकि पंच मिलकर ही उप सरपंच बनते हैं। जनपद पंचायत का अध्यक्ष करता है क्योंकि सभी सदस्य मिलकर अपने में से अध्यक्ष बनाते हैं, और जिला पंचायत का उपाध्यक्ष भी 2 पद धारण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तो उस ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन 3 सी 30, ऑप्शन डी 40। तो ग्राम पंचायत में मिनिमम वार्ड 10 होते हैं और मैक्सिमम 20, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो कितना होना चाहिए?
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम कितने वार्डों में विभाजित किया गया है? ए 7, बी 10, सी 11, डी 13। सेम क्वेश्चन, ठीक है। मिनिमम कितना होना चाहिए? 10। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में एक जिला पंचायत के गठन के लिए प्रत्येक जिले को कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितने मतदान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, बशर्ते किसी जिले की जनसंख्या यहाँ पर 25 लाख से कम हो, ठीक है। ए 15, बी 25, सी 35 और डी 45। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिला पंचायत की बात कर रहे हैं तो मिनिमम 10 सदस्य होने चाहिए और मैक्सिमम 35। तो वार्डों की संख्या 35 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनपद पंचायतें ब्लॉक है? ए 160, बी 157, सी 146, डी 137। तो ध्यान रखिएगा ये 2021 के अनुसार है, अभी भी डाटा चेंज नहीं हुआ है, परंतु अभी जब जो लेटेस्ट 2025 में पंचायती राज का चुनाव होगा उसमें एक डाटा आएंगे, उसका मैं बताऊंगा कि कितना होना चाहिए। बाकी 2021 जो अभी डाटा चेंज नहीं हुआ है इसमें 146 जनपद पंचायत ब्लॉक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बजट 2022-23 में निम्न में से किन जनप्रतिनिधियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई? ए जनपद अध्यक्ष, बी जनपद उपाध्यक्ष, सी जनपद पंचायत अध्यक्ष और डी उपरोक्त सभी। तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी तब 2019 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया था और वहाँ पर इनके वेतनों में भी संशोधन करते हुए इनकी जमानत राशि भी बदली गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सभी के जनप्रतिनिधियों का वेतन बढ़ोतरी की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न, सही क्या है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तीसरा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति को पदेन अध्यक्ष होता है। चौथा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समिति का पदेन सदस्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। चौथा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर स्थायी समिति की बात करता है। स्थायी समिति का पदेन सदस्य नहीं होता बल्कि जनपद पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत का पदेन सदस्य होता है, ठीक है। ठीक, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी जिले की जनसंख्या 25 लाख है तो जिला पंचायत के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे? ए 50, बी 60, सी 25 और डी 35। सेम क्वेश्चन, तो इसका कितना होना चाहिए? जिला पंचायत की बात कर रहे हैं तो 35। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के विषय में सही क्या है? पंचायती राज व्यवस्था के विषय में सही क्या है? ए पंचायत का प्रत्येक पदाधिकारी या पदधारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक लोक सेवक होते हैं। बी केवल निर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं। सी केवल अनिर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं। डी केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोक सेवक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या लोक सेवक होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दो पदों पर निर्वाचित होते हैं और दोहरी भूमिका निभाते हैं? पहला सरपंच, दूसरा उप सरपंच, तीसरा जनपद पंचायत अध्यक्ष, चौथा जिला पंचायत अध्यक्ष, पांचवा नगर पंचायत अध्यक्ष और छठवां नगर पालिका परिषद अध्यक्ष। यहाँ पर नगर पालिका को भी ले लिया है ना। तो इसका आंसर क्या किया था?
सीजीपीएससी आयोग ने विलोपित कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर सरपंच जो सिंगल भूमिका में रहता है, लेकिन उप सरपंच दोहरी भूमिका में रहता है, पंच और उप सरपंच के पद का। जनपद पंचायत अध्यक्ष भी दोहरी भूमिका में रहता है, सदस्य और अध्यक्ष के पद का। जिला पंचायत अध्यक्ष भी सदस्य और अध्यक्ष के पद पर होता है। नगर पंचायत अध्यक्ष भी सदस्य और अध्यक्ष के पद पर होता है, और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष भी अध्यक्ष और सदस्य के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस पहला छोड़कर बाकी सब सही होगा। ठीक, जो ऑप्शन में नहीं था इसलिए शायद विलोपित किया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो पंचायती राज व्यवस्था है उस पर उप सरपंच, जनपद पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये टोटल 5 दोहरी भूमिका में होते हैं। और नगर निकाय में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी का जो संशोधन आया है वहाँ पर 5वां देखिएगा, नगर निगम महापौर, पार्षद या महापौर के रूप में, तो वो गलत है। महापौर अब प्रत्यक्ष चुनाव होगा। जो कांग्रेस सरकार थी 2019 के संशोधन में पार्षद के द्वारा ही महापौर का चयन किया जाना को संविधान में को जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज है उसमें संशोधित किया था, परंतु 2024 के संशोधन में महापौर का प्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा, मतलब डायरेक्ट जनता चुनेगी। ठीक है, बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक, अगला प्रश्न सही क्या है? जिला पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। दूसरा, जिला पंचायत का अध्यक्ष जिले के एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तीसरा, जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उनमें से निर्वाचित किया जाता है। चौथा, जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा और चौथा। जिला पंचायत का अध्यक्ष जिले के एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले किए। तीसरा, जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य द्वारा तथा उनमें से निर्वाचित किए हुए होते हैं। ठीक है, और जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और जनपद पंचायत के अध्यक्ष का भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था की किन संस्था या संस्थाओं में पदेन सदस्य नहीं होते? पहला, ग्राम सभा, दूसरा, ग्राम पंचायत, तीसरा, जनपद पंचायत, चौथा, जिला पंचायत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जिसमें पहला और दूसरा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में पदेन सदस्य नहीं होते, अन्य शेष में पदेन सदस्य होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में कोई भी सदस्य पदेन नहीं होता। जनपद पंचायत में विधायक पदेन सदस्य होते हैं, किंतु संसद में के सदस्य यहाँ पर पदेन सदस्य नहीं होंगे। ठीक, सिर्फ विधायक होंगे जनपद पंचायत में, लेकिन जिला पंचायत में विधायक सांसद दोनों होंगे, चाहे वो राज्यसभा के हों या चाहे लोकसभा के। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक से अधिक पद धारण करते हैं? पुनः वही प्रश्न। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ठीक है, यहाँ व्यापम सॉरी पीएससी आपको विलोपित कर दिया था, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा? जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष और ग्राम पंचायत उप सरपंच, यानी 1, 2 और 4 ये क्या होंगे? दोहरी पद पे रहते हैं, यानी एक से अधिक पद पर धारण करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिला तो विलोपित किया गया था। ठीक, यहाँ पर एक से अधिक पद पर जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और ग्राम पंचायत उप सरपंच, ये पांचों क्या होते हैं? दोहरी पद पर नियुक्त होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का एक स्तर नहीं है? तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो 3 स्तर कौन कौन से पंचायती राज के होते हैं? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे इस प्लेटफॉर्म में, रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म में, आपको छत्तीसगढ़ के कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास आदि का भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जितने भी छत्तीसगढ़ के पीएससी व्यापम में आए हुए हैं सभी मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।